तो नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने उड़ान परिवार में। अच्छा, आज भीड़ बहुत है, लगता है आज कुंभा। अच्छा, कुंभा करवाना है आज। तो हाँ, इधर बैठ दो ना, ये सीट पड़ी खाली, बैठ दो बैठ दो बैठ दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छी क्लास है आज आपकी, बहुत मेहनती हो आप, बहुत शाबाश। शुरू करें फिर। तो दोस्तों अच्छा, यहाँ आगे ला, कोई नहीं, ठीक ठीक। तो शुरुआत करते हैं फिर आज कुंभा की। तो कुंभा करा फिर, तैयार हो? शाबाश। पीछे बैठ दो, चुप चुप चुप, शाबाश। तो वीडियो शुरू है ना? हाँ, तो मैं बोल देता हूँ फिर इनको। अच्छा, शुरू है, ठीक है। तो यूट्यूब वालों सुन लो फिर, आज अपने कुंभा शुरू कर रहे हैं और अपनी वीडियो अब लाइव शुरू हो गई है। तो साथ साथ में आप एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वो कहते हैं ना कि लिट लिट के पगा पढ़ूं मैं थारे, लिट लिट के थारे माथा लागू थे, जरूर सब्सक्राइब करियो रे आज। क्योंकि आज वो चैनल, आज वो एक राजा लेके आया हूं मेवाड़ का, जिसको अपने कहते हैं महाराणा कुंभा। यानी वो कुंभा, जो कुंभा कुंभा था। अरे आपको नहीं बोल रहा ऑफलाइन वालों, आप तो सब्सक्राइब कर चुके हो, मेरे को पता है। ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, इनको बोल रहे हैं माथा पड़ना, ठीक है। तो मैं बात करूं, वो सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी है उसको बजा देना। यानी घंटी को बजा देना, घंटा तो सभी बजाते हैं, आप एक बार एक घंटी बजा देना जरूर। क्योंकि मेरी हर वीडियो आपको इसी तरह हंसी मजाक के साथ मिलेगी। आइए, मैं आपको एक एक राजाओं के बीच में उसकी कहानियां बताऊंगा और एक एक राजाओं के बीच में। तो आज शुरू करते हैं अपने कुंभा की। अच्छा, बागड़ी में गए तो किया इनमें बागड़ी हिंदी वाला कौन कौन है भाई? अरे कौन याद करियो, कौन करियो रे? अच्छा, सारा बागड़ी हो गए थे। गांव अपनो है अपना। चल ठीक है, आज कुंभा शुरुआत करते हैं। कौन सा? कुंभा। तो महाराणा कुंभा की बात करांगा आज। तो अटली की दूंगे, अटली की दूंगे। महाराणा कुंभा, यानी जो राणा के द्वारा, राणा से बड़ा ही महाराणा लगा था, तो उसको कहते हैं अपने महाराणा कुंभा। और कुंभा की बात करें तो कुंभा का शासन काल आएगा, बताइयो, 1433 1468, वही हो गए। हाँ वही हो। चल ठीक है, तो सुन लियो फिर। तो महाराणा कुंभा, से महाराणा कुंभा की बात करें तो 1433 से 1468, यानी 33 दूना 66। अरे मैं अगर इतिहास में 68 बोलूं तो, मैं 33 दूना 68 बोलूं तो, अच्छा कोई ना। तो 33 दूना 68, यानी मैथ में आप 66 बोलते हो, उसका मेरे वो कहते हैं ना का 9 या 27। तो हाँ, वहां बात करूंगा मैं मैथ की, लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूं तो 33 दूना 68, यानी 3 3 6 8, 3 3 6 8, 3 3 6 8, यानी महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा की बात करें, महाराणा कुंभा का जो शासन काल आएगा 1433 से 1468, ये वही राजा था जिसने 108 उपाधियां धारण कर रखी थी। यानी कृष्ण के कहते हैं नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम थे। ये वही राजा है जिन्होंने, जिसने 108 उपाधियां धारण कर रखी थी। कितनी? 108। ऑनलाइन वालों, क्या बात समझ में आ रही है क्या मेरी? बता देना, आप कमेंट में जरूर लिखते चले जाना कि सर अच्छे करवा रहे हो, सर बहुत अच्छा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट हाथों हाथ करना, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी बागड़ी में कहूँ तो थे, एक बार कमेंट कर दियो, मैं थार सारो क्लियर जरूर कर दूंगा। ठीक है, आगे चल ठीक है। तो महाराणा कुंभा का जो जन्म था, महाराणा कुंभा का जन्म था 1403। कब था? 1403। लेकिन एक समस्या जरूर आ जाती है यहाँ पे। कौन सी समस्या आ जाती है? कि एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है 1417। अब उसका क्या करें भाई? एनसीईआरटी वाली किताब उठा लेना आप, 10वीं वाली, उसमें महाराणा कुंभ है ना, उसका जो जन्म लिखा हुआ है 1417 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 1417। अब कह दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अच्छा, अरे पीछे दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो पेन कहनी चाहिए आप बात। अच्छा, मोटा लिखूं? एक इं बागड़ी बोलने के मोटा लिखो। तो ये आज ओ जन्म मिटायो। अच्छा, इन लास्ट में मार छापा। तो जन्म, तो जन्म की बात करें तो इसका जन्म होता है 1403 के अंदर। एनसीईआरटी किताब में बात करें तो 1417, यानी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी फुल फॉर्म ना पूछ लीजिए भाई।
एनसीईआरटी 1417 के अंदर बताता है। और इसका जो जन्म हुआ था वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनको जन्म हुयो। किंगो? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा का चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसके जो पिता थे जिनका नाम था मोक्कल, राणा मोक्कल। पिता का क्या नाम था? राणा मोक्कल। और माता का नाम था सौभाग्य देवी। क्या नाम था? सौभाग्य देवी। यानी सौभाग्य देवी माता का नाम था सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी का ये सौभाग्य पुत्र था। क्यों था सौभाग्य पुत्र? है इन्हें देखो, सौभाग्य देवी को एकमात्र सौभाग्य पुत्र था क्योंकि इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। स्थापत्य कला का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। यानी कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था ना? तो क्या? अच्छा, सही बोल रहे हो। तो सौभाग्य देवी था। सौभाग्य देवी के एक बेटा हुआ सौभाग्य। और सौभाग्य देवी का सौभाग्य ही एक देवी का बेटा हुआ कु से कुंभा। कुंभा को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। यानी इसी के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं कुंभा के। और इनकी जो माता थी जिनका नाम तो सौभाग्य देवी, दो बेटा भी नाम लिख दियो। एक को नाम और रायमल, एक का नाम था रायमल और दूसरे का नाम था उद्दा। और यही वो युद्ध है जिसने इसकी हत्या कर दी थी, जिसे मेवाड़ का पितरंता कहते हैं, उद्दा। तो दो बेटे थे, एक का नाम था रायमल, एक का नाम था उद्दा। एक का नाम रायमल, एक का नाम उद्दा। बोल 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 बोल, रायमल और उद्दा। भाई बिना फोन आ चला, क्योंकि आप कुंभा पढ़ने आए हो आज, यानी किससे? पुरुषोत्तम सर से। ये इतना अच्छा आज कुंभा आपको यही मैं रटा दूंगा। आज भीड़ देखो, आप पीछे किसी को सीट नहीं मिल रही, आप आगे बैठे फोन चला रहे हो। ये बात नहीं होती, क्योंकि वो देखो भीड़, यानी वो पीछे खड़ा है वो लड़का। अरे ये मेरी बारी, चल ले जा, आजा आजा जल्दी आया। तो रायमल, और अगर बात करें इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था रायमल और दूसरे का नाम था उद्दा। ठीक है, तो इसका जो जन्म हुआ था 1403 को। और राज्यभिषेक की बात करूं तो राज्यभिषेक हुआ था 1433 को। कब हुआ था? 1433 को। तो राज्यभिषेक हुआ था 1433 को। किसका? यानी महाराणा कुंभा का राज्यभिषेक 1433 में हो गया। और इसके पास 108 उपाधियां थी। उपाधि कितनी थी? 108। इतनी रे कौन याद कर सी? अरे इतनी याद ना करियो, मैं करवा दूंगा था मेन 108 उपाधि धारण करने वाला बंदा कौन था? महाराणा कुंभा। और हाँ, और देखो 108 कृष्ण जी का नाम दिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम थे 108। और महाराणा कुंभा की उपाधि थी 108। याद आएगी कि बता फिर। कुंभा के दो बेटा भी उनके नाम हुए को। वाह यार, शाबाश, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है वास्तव में, बहुत मेहनती है। ठीक है, तो 108 उपाधियां धारण करने वाला कुंभा था। अगर आगे बात करें एक एक उपाधि की बात करें, अगर ये पूछ लो कि महाराणा कुंभा की जानकारी हमें कहां से मिलती है, वो भी बता दूं, को तो बता दूं। हाँ ले देखो, तो महाराणा कुंभा की अगर बात करें, महाराणा कुंभा की जानकारी कहां से मिलती है, तो एक आता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी? कीर्ति स्तंभ। यानी 1460 को 1460 को दो कै वाली प्रस्तुति लिखी गई थी। दो कै 1460 को दो कै प्रस्तुति लिखी गई थी। ओ यानी इन्हें देखो, कीर्ति स्तंभ जो कि विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर लिखी गई है प्रस्तुति, दो भी है। ठीक है, और एक है कुंभलगढ़। किसी है कुंभलगढ़ प्रस्तुति। अच्छा हो गए। एक वह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, खुशी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और एक है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी इंग, यानी अत्री नाम हुआ यार, एक इंगो बेटो में ऐसे दोनों लिखी है। फिर आके देगा कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ लिखी में ऐसे कौन लिखी? मैस। इन दोनों के अंदर महाराणा कुंभा की सारी जानकारी मिलती है। यानी इन दोनों के अंदर कै 60 में कै वाली प्रशस्ति अरे याद करने का तरीका देखो ना, 1460 में कै वाली प्रशस्ति
तो पहली कैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और दूसरी 1460 में कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ठीक है, आ गई। हाँ, कोई नहीं समझ गया होना, कोई ना होता है, क्लास में बोलता हूं ना मैं, कोई ना होता है। तो ये हम बात करें तो ये जब इसकी जानकारी मिलती है, एक आता है वीर विनोद ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? इधर लिख रहा हूं, इधर दिखाई दे रहा है आपको? कौन थोड़ा सा टेढ़ हो, और देखो वीर विनोद ग्रंथ। अच्छा वी की मतलब के वीर विनोद ग्रंथ। इस वीर विनोद ग्रंथ लिखा था कवि राजा श्यामल दास ने, जो कि भीलवाड़ा के ढोलकिया गांव में जन्म लिया था। कवि राजा श्यामल दास ने, जिसने कहाँ जन्म लिया था? श्यामल दास, जिनका जन्म हुआ था ढोलकिया गांव। ढोल बजे थे जब जन्म हुआ था ढोलकिया गांव में, भीलवाड़ा में ढोल ढोल बजे थे। श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में किसकी जानकारी बताता है? महाराणा कुंभा की। और ये एक बात लिखता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखता है ये श्यामल दास, कि अपने राजस्थान के अंदर 84 गिरी दुर्ग है। कितने हैं? 84 गिरी दुर्ग। 84 गिरी दुर्गों में इसने 32 गिरी दुर्ग बनाए थे। कितने दुर्ग बनाए थे? 32 गिरी दुर्ग। पीछा समझ आई है? आ बात है कौन है, सुनो फिर। तो कवि राजा श्यामल दास, हाँ इन्हें देखो सामने, कवि राजा श्यामल दास ने अपनी ग्रंथ वीर विनोद, जिनका जन्म हुआ था श्यामल दास का ढोलकिया गांव कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में जन्म लिया था। इसने कहा कि कुंभा ने 84 गिरी दुर्गों में, राजस्थान में कितने गिरी दुर्ग है? 84 गिरी दुर्गों में 32 गिरी दुर्ग बनाए। अगर आप बात बता दो मेरे को एक छोटी सी, कोई बताएगा खड़ा होके? उसको एक पेन इनाम, अच्छा मार्कर है, उसको पेन दिया जाएगा कि राज्य पूरे भारत के अंदर दुर्गों में सबसे पहला स्थान किसका है? किसका है? महाराष्ट्र का। पीछे पीछे से स्वर आया है, ये पीछे वाले पढ़ते हैं, आगे वाले तो बस ये ऊंची नस करके बैठे रहते हैं, करने घूमे कोई ना। तो महाराष्ट्र का पूरे भारत के अंदर सबसे पहला स्थान है महाराष्ट्र का। और दूसरा है एमपी, यानी पार्लियामेंट, अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब क्या होता है? वो बोलेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़ी है, मध्य प्रदेश में एमपी। यानी दूसरा स्थान है एमपी का, और तीसरा स्थान अपनो राजस्थान है। क्या हुआ है? अपनो राजस्थान कि मैं अपनो राजस्थान है दुर्गा में तीसरा स्थान आवे। ठीक है, और 84 गिरी दुर्ग बनाए थे, बनाने से पहले, जिसमें 32 दुर्ग बनाए थे, किसने? कुंभा ने। ये जानकारी कौन देता है? कवि राजा श्यामल दास। पूरी 1 घंटे की क्लास चलेगी, आराम से चुपचाप बैठे रहना। कोई नहीं कोई नहीं, अगले सर ने कह पानी पी के थे, 10 मिनट रोटी खा लियो आपने। ठीक, तो अगर हम बात करें फिर आगे चलते हैं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और पीछे वालों आप फोटो ले लो एंड जूम करके। एप्पल का फोन होगा ना? ठीक ठीक। थे ना ले लियो, मेरी फोटो बड़ी वायरल कर दे वाले यूट्यूब पर, आज ही मेरी फोटो सुनी आएगी। ठीक, तो मैं आगे बात करते हैं। 1433 की बात हो गई थी। कब की? 1433 होगी के राज्यभिषेक हो गया। रुमाली कटई ते तू ले रुमाली पकड़ा, अच्छा आगे। तो 1400 राज की बात है। पानी की बोतल लगी कि नहीं? छांटो मारनो यहाँ। अरे वो छांटो को नहीं, श्यामड़ो किसड़ो बोलियो, श्यामड़ छांटो तो हाँ, कुंभा कुंभा की बात करें 1433 में उसका राज्याभिषेक कर दिया। हमने जानकारी भी प्राप्त कर ली कि कहाँ कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। अब आता है 1436 को। 1436 ईस्वी को इसने क्या किया कि इसके पिता के 2 हत्यारे थे, जिनका क्या नाम था? चाचा मेरा। मेरा चाचा नहीं था, मेरा चाचा नहीं है, बदनाम करे बोले कि क्या मेरा चाचा, तेरा चाचा नहीं था। अच्छा मेरा तेरा, अच्छा चाचा थे, एक का नाम चाचा था और एक का नाम मेरा था। इन दोनों को मारने के लिए इसने इनके विरुद्ध क्या भेज दी थी? सेना भेज दी थी। कब भेजी थी? 1436 ने सेना भेज दी। और 1436 को सेना चाचा और मेरा को मारने के लिए इसने सेना भेज दी। और एक बंदा और था इनके साथ, जिसका नाम था मेपा पंवार। हमने कल पढ़ा था, भाग नंबर 2 में हमने पढ़ा था। भाग नंबर 2 जिसने देख लिया है, यूट्यूब वालों से कह दूं कि उसमें मैंने लिखा है मेपा पंवार। कहीं आप कह दो सराज ने अपना नाम है आज पहली बार। कौन ये भाई जी? पहला बता दियो। ठीक भाई, चुप रह जा,
इनके फुसर फुसर करे दिमाग कान में। अतर छोरी है क्या ये आदत तो है मेले तेरा फुसर 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 क्लास के अंदर की तो महाराणा कुंभा चलन लाग रही है कितो बढ़िया। आगे ट्रिक पर यहाँ सांस आगे पढ़ाऊंगा मैं। आज तो शुरुआत ही करी है लास्ट में थे देखियो सूरी आंख्या मांसू आ जाएगा अपना मरे गुजर कोई नहीं धास यहाँ धाग पर अच्छा धाग तो ही गिर रही हूँ। तो वृद्ध वृद्ध की बात करें चाचा और मेरा चाचा के महपा पंवार के विरुद्ध इसने सेना भेजी थी 1436 को और इसने चाचा को मार दिया। मेरा और महपा पंवार खिलजी की शरण में चले जाते हैं। महपा और पंवार खिलजी की शरण में चले जाते हैं। महमूद खिलजी था उस समय मालवा का शासक महमूद खिलजी था उसकी शरण में चले जाते हैं। और चलने के बाद में फिर बात करते हैं 1437 की यानी 36 के बाद आएगा फिर 1437 से 37 नहीं 4 साल बाद यानी 1433 में राज्याभिषेक होने के बाद 4 साल बाद सारंग नहीं सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। मेरे साथ साथ बोलिए बोलो भाई। 4 साल के यानी राज्याभिषेक के 4 साल बाद सारंग का नहीं सारंगपुर का 4 साल बाद सारंग का नहीं 37 को से 37 को से सारंगपुर का से 37 को सारंगपुर का। अरे बोले भाई कालू बेटा बेटा के सामने क्योंकि मेरे खब्बू हाथ है ठीक। तो 1437 को सारंगपुर का युद्ध हुआ था और इस सारंगपुर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महमूद खिलजी था मालवा का महमूद खिलजी प्रथम था। खिलजी यानी खिलजी प्रथम था महमूद खिलजी प्रथम था। सारंग नहीं सारंगपुर 37 का से 37 का सारंगपुर का युद्ध होता है। इस सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी था और अपना एक राणा कुंभा था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में महमूद खिलजी को हराया था। महमूद खिलजी को हराया था और हराया था किसने? महाराणा कुंभा ने। कण हरायो? महाराणा कुंभा हरायो। करण आयो भाई जी पीछे किसने हराया था? महाराणा कुंभा ने। किसको हराया था? महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। ठीक है तो इसी सारंगपुर में इसने सारंगपुर का युद्ध में इसने जीत लिया था। किसने? राणा कुंभा ने जब जीत लिया था और इसी जीत पर इसने विजय स्तंभ बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। कौन सा स्तंभ बनाया था? विजय स्तंभ बनाया था चित्तौड़गढ़ में। किसकी जीत के उपलक्ष्य में? सारंगपुर के उपलक्ष्य में जीत की उपलक्ष्य कहते हैं ना उपलक्ष्य है नहीं जीत के मतलब खुशी में इसने विजय स्तंभ बनाया था। 1437 में सारंगपुर का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाएगा। अच्छा रुमाल लेने रख देंगे तो 37 में सारंगपुर का युद्ध किया जाएगा। इस सारंगपुर महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। राणा कुंभा की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। ठीक है फिर हम बात करते हैं आगे 1438 को। एक एक सन लेके चल रहा हूँ 36 37 अब आएगा 1438। 1438 में महाराणा कुंभा ने क्या किया कि कुंभा के पिता मोक्कल थे। मोक्कल की हत्या किसने की थी? कल बताया था मैंने आपको। पीछे 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 दो अंतिम कोने में बैठा है नहीं झुक के बैठे पढ़ो लगा भाई जी हाँ बताओ। तो 1438 में रणमल की हत्या 1433 में रणमल ने हत्या की थी मोक्कल की अपने भांजे की। तो 1438 में कुंभा ने बदला लिया था। बोल रहा था मैं बदला लूंगा मैं वापिस जन्म लूं मैं वापिस आऊंगा। रणमल को बोला था कुंभा ने रणमल को बोला था कि मैं वापिस आऊंगा। और 1438 को डाबरिया प्रथा की तहत किसकी तहत? डाबरिया प्रथा की तहत डाबरिया प्रथा की तहत एक दासी आई थी जिसका नाम था बारमली। क्या नाम था? बारमली नाम था। उस दासी बारमली की सहायता से इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जहर दे दिया था रणमल को कुंभा ने। डाबरिया प्रथा मतलब हंसाबाई के साथ एक दासी आई थी। हंसाबाई के साथ एक दासी आई बिंगो नाम हो बारमली यानी बारमली नाम था। और बारमली के तहत इसने
इसने क्या किया कि जहर दे दिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रणमल को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जय 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 जहर दिया था बारमली ने। किसको? रणमल को। और रणमल की क्या कर दी थी? हत्या। कब? 1438 को। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रख लिखना। ये एक भाग इंपॉर्टेंट हो गया और इसमें एक ये भाग इंपॉर्टेंट हो गया, दो भाग इंपॉर्टेंट बता दिए। आ गया कि थाने कौन ये क्या सुन ले फिर। तो 1438 में सुनो फिर ध्यान लगा के इधर सामने, क्या नाम है आपका? अच्छा जो भी है नाम का हमें क्या लेना। 1438 में डाबरिया प्रथा के तहत हंसाबाई के साथ एक दासी आई थी जिसका नाम था बारमली, और बारमली ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जहर दिया था रणमल को। रणमल को जहर दिया था कुंभा के कहने पर। कुंभा बारमली चाहती थी कुंभा को, बारमली चाहती थी किसको? कुंभा को चाहती थी, लेकिन रणमल चाहता था बारमली को। रणमल किसको चाहता था? बारमली को। लेकिन बारमली चाहती थी कुंभा को। कुंभा की एक ही बात मान ली। कुंभा ने कहा कि रणमल को जहर दे दे और यहाँ से टपका दे। किसको? रणमल को। और जब रणमल की हत्या हुई थी, जब रणमल की हत्या हुई तो इसी समय इसका बेटा था जोधा रणमल का, राव जोधा। और राव जोधा यहाँ था तो एक नगाड़ा बचाने वाली नगाड़ची ने कहा रणमल का बेटा जोधा था, जोधा था तो कुंभा था, जोधा था तो कुंभा था। याद कीजिए, पहली पहली लाइन में पढ़ा था, पहली पहली वीडियो में, कि जोधा था तो कुंभा था, सांगा था तो राव गंगा था, राव गंगा था तो सांगा था, जोधा था तो कुंभा था। तो जोधा था तो कुंभा था, जोधा। फिर रणमल की जब ये हत्या हुई तो जो जोधा था तो एक नगाड़ची ने कहा कि जोधा भाग सके तो भाग तेरो रणमल मारियो जावे। और जोधा वहां से भाग के मारवाड़ आ गया था, अटलिकू मारवाड़ ऊपर। तो जोधा भागकर कहाँ आ गया था? मारवाड़ आ गया था। और मारवाड़ आ गया तो मारवाड़ में एक स्थान पड़ता है कहाउनी गांव। कौन सा गांव? कहाउनी गांव पड़ता है। और इस कहाउनी गांव के अंदर ये बंदा आ गया था। कौन है? जोधा। तो ओपेज भी है तो ब्रिज क्यों लिखनी है? चल थे पिछला फोटो खींच लियो, अगला थे भी ले लियो, और एक बार इन टिका की रीडिंग मारो। और थे यूट्यूब वालों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके साथ आगे चलते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा आगे और चलेंगे, जोधा के बाद अभी पेंडिंग में है। तो शुरू करें फिर आगे। तो जोधा कहाँ चला गया था? कहाउनी गांव में चला गया था। मिटा दूंगे, लिख लियो भाई। भाई होशियार है, बहुत मेहनती है, जल्दी आगे आगे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनती होते सारे। यूट्यूब ये जो ऑनलाइन वाले है ना, ये सबसे मेहनती बच्चे होते हैं। बस कानों में ईयरफोन लगा लिया और मेरी वीडियो आराम से देख रहे हैं, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मतलब बागड़ी में कहते हैं ना कि यार कोई कौन छेड़ा, चुपचाप बैठे है। भाई जी के बात करो, पीछे बात आने लग रही है मेरे तो। टेक्निकल टीम एक काम करना, आप ये जो बातें करते हैं ना इनकी आप ना पीछे वो वॉल्यूम कम कर देना, क्योंकि ये फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब वाले बोल देते हैं कि सर आप वो उनकी क्लास वालों की आ रही है, कर दोगे ना ये इतना, तो मेरा काम छोटा सा काम है। यानी आप इनकी जो ये बात ये बोल रहे हैं ना, इनको आप एक इनकी वॉल्यूम को कम कर दो, मेरी वॉल्यूम को बढ़ा दो, क्योंकि मैं भी यूट्यूब वालों यानी ऑनलाइन वालों की तरफ भी हूँ। ठीक, तो बात करते हैं फिर आगे। जब ये 1438 में, जब 1438 में जोधा कहाँ चला गया था? कहाउनी गांव में चला गया था। और इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, कौन सा? 1437 में सारंगपुर के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में कुंभा जीत जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ बनाता है। कब बनाता है? विजय स्तंभ बनाता है। और विजय स्तंभ बनाता है, विजय स्तंभ, और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाता है। ये चला था 1440 से 1448 तक। यानी एक एक सन की बात करूंगा, 36 पढ़ा, 37 पढ़ा, 38 पढ़ा, अब कौन सा पढ़ रहे हैं? 40 पढ़ रहे हैं। तो विजय स्तंभ की बात करूं तो कुंभा ने महमूद खिलजी को प्रथम को हराकर इसकी इसकी यानी इसकी विजय स्तंभ बनाया था। विजय पर विजय स्तंभ बनाया था, यानी 9 मंजिला इमारत।
यानी 8 वर्ष चला था ये विजय स्तंभ, 8 वर्ष में 9 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। मतलब कहने का मतलब यहाँ से शुरू किया वहां तक, यानी इसने 9 मंजिला इमारत शुरू कर दी। और विजय स्तंभ तो पे तो कितना खर्चा आया था, यानी ऐसे खड़ा है 1 करोड़ लगभग, कितना 1 करोड़, बुकों में लिखा हुआ है 90 लाख, तो अपने 90 लाख, यानी लगभग 1 करोड़ या 90 लाख रुपए लगे थे विजय स्तंभ पे। ऐसे खड़ा है एक एक, यानी मतलब इस तरह खड़ा है पूरा। तो विजय स्तंभ खड़ा है तो 9 न से 90 लाख, न से 1 लाख, लगभग 1 करोड़, लगभग 1 करोड़, लगभग 1 करोड़, और न से 90 लाख, और न से अच्छा न को ये इससे कर दिया, न से 90 लाख, न से 9 मंजिल, कितना मंजिल 9 मंजिल, 9 मंजिल, 9 मंजिल ऊंचा है, 9 मंजिल है, कितना मंजिल है 9 मंजिल है, और 122 फीट ऊंचा, कितना 122 फीट ऊंचा, और तो ऊंचा 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला है, कितना है 9 मंजिला। और अगर चौड़ाई की बात करें तो इसको चौड़ाई की बात करें तो यानी 9 9 9 तो 3 इंटू 3 होता है, यानी 30 फुट चौड़ा, यानी 122 फुट ऊंचा और 30 फुट चौड़ा। कौन सा विजय स्तंभ, विजय स्तंभ इतना ऊंचा है, और 157 सीढ़ियां, कितनी सीढ़ियां हैं 157 सीढ़ियां। पीछे वालों कितनी सीढ़ियां हैं, जोर से बताना, अरे जोर से बोलना नहीं कहा था, जोर से बताना कहा था, यानी जोर से बताना कि 127 सीढ़ियां, 30 फीट ऊंचा, 122 फुट, अच्छा 130 फुट चौड़ा, 122 फुट ऊंचा, 9 मंजिला इमारत, कितनी मंजिला 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला खड़ा हुआ है। और कितने खर्चा आया था 90 लाख रुपए का खर्चा आया था, कितने खर्चा आया था 90 लाख। यानी मैं इस तरह बात करूं, ये विजय स्तंभ है, कौन सा है ये विजय स्तंभ है, लगभग 1 करोड़ रुपए लगे थे। 9 इस तरह 9 होता है तो 9 मंजिला इमारत, 9 मंजिला है, और 122 फुट ऊंचा है, कितना है भाई जी 122 ऊंचा, भाई कितना है 122 फुट ऊंचा, और चौड़ाई कितनी है 30 फुट है, और 157 सीढ़ियां है, कितनी है 157 सीढ़ियां हैं। और फिर हम बात करें इसी को तो क्या कहते हैं, चित्रकला का अजयाबघर, चित्रकला का अजयाबघर, इसमें चित्र बहुत बने हुए हैं, अजयाबघर, अजयाब। और इसे अगर मैं बात करूं खनिजों का अजयाबघर किसे कहते हैं, पीछे पीछे अगर सवाल देना उत्तर देना चाहो तो बता दो, हाथ खड़ा कर दो जल्दी से। खनिजों का अजयाबघर किस राज्य को कहते हैं, आपनो राजस्थान को कहते हैं, शाबाश, यानी राजस्थान को कहते हैं। और चित्रकला का अजयाबघर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं चित्रकला का अजयाबघर, विजय स्तंभ को कहते हैं भाई जी। चुप चुप चुप, ठीक है। फिर हम बात करें आगे किसकी, विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ को बनाने वाले थे 2-3 बंदे, 2-3-3 2-2-3, यानी कि एक का नाम आता है शिल्पीकार, एक का नाम आता है से शिल्पीकार आते हैं, एक का नाम आता है जेता नापा पुंजा। याद करने का तरीका बताऊं, जेता पुंजा ने नापा विजय स्तंभ को, जेता पुंजा ने नापा विजय स्तंभ को, जेता पुंजा ने नापा विजय स्तंभ को, जेता पुंजा ने नापा विजय स्तंभ को। तो बनाने वाले शिल्पी कौन थे, जेता नापा पुंजा, जेता नापा पुंजा, जेता नापा पुंजा, इस तरह रट्टा मार दो याद रह जाएगा। और ये वही विजय स्तंभ है, ये वही विजय स्तंभ है, ये वही विजय स्तंभ है। अगर यहाँ लिख दूं छोटा सा कि 15 अगस्त 1949 को, यानी अपना देश 48 में लागू हो गया था, आजाद हो गया था, लेकिन 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था इसी विजय स्तंभ पे। और ये वही विजय स्तंभ है जो अपना पढ़ देखते हैं ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आती है, उसके कोने पे इस तरह एक छोटा सा विजय स्तंभ बना हुआ है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह। और बात करें राजस्थान पुलिस सलूट है राजस्थान के वीर जवानों को, तो राजस्थान के पुलिस का प्रतीक चिन्ह। और दूसरी अगर हम तीसरी अगर हम बात करें तो जेके सिमट,
जेके सीमेंट कभी लाना कि दरारें नहीं पड़ेगी कभी, वो कहते हैं ना एक मशहूरी आती है कि दरारें नहीं पड़ेगी। तो जेके सीमेंट यानी जेके सीमेंट, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा मानते हैं? विजय स्तंभ को मानते हैं, और इसके तो चित्रकला का जादूगर कहते हैं। और अगर हम बात करें, इसमें चित्र ही चित्र बने हुए हैं, और क्या बने हुए हैं? मूर्तियां बनी हुई है। तो मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं, मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं महाराणा कुंभा, क्या नहीं विजय स्तंभ को, वो का महाराणा कुंभा को जा रहे विजय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं विजय स्तंभ को। और अपने बंदे आते हैं जो राजस्थान के पिता कहलाते हैं, टोड जी। क्या कहलाते हैं? टोड जी। और टोड जी ने कहा था, जी लगा रहा हूं मैं, टोड जी यानी क्योंकि ये अच्छे बंदे थे। तो टोड जी ने इनको कहा है, अजाबगर इधर लिख देता हूं। तो टोड जी ने कहा है इसको, टोड जी ने क्या कहा है? कुतुब मीनार की बेहतरीन, यानी कुतुब मीनार से बेहतरीन कहा है, कुतुब मीनार से बेहतरीन, कुतुब मीनार से बेहतरीन कहने वाला अगर बंदा था तो वो कौन था? कर्नल जेम्स टोड था, जिसने कहा कि विजय स्तंभ तो कुतुब मीनार से बेहतरीन है। और यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं कि फर्ग्यूसन, ये अंग्रेज था, फर्ग्यूसन, कौन सा? फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन, जो फर्ग्यूसन था, इसने तो इसकी जो तुलना की है रोम का टार्जन टावर से, रोम के टार्जन टावर से। भाई ओ देखो लिख लो टार्जन टावर, ठीक है, कौन सा? रोम के टार्जन टावर से। अच्छा इन्हें के ओ देखो, रोम के टार्जन टावर से, रोम के, ओ भाई थोड़ा साइड, रोम के टार्जन टावर से अगर संज्ञा की है तो वो किसने की थी? फर्ग्यूसन ने की थी। और जो टोड था इसने कुतुब मीनार से संज्ञा की थी। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अरे अरे बीच में फोन मत चलाओ, कोई ना, वीडियो मेरी लाइव चल रही है, आप मत देखो ना, आप तो यहाँ ऑफलाइन में पढ़ो। हाँ आगे चलते हैं। ये था अपना विजय स्तंभ। विजय स्तंभ में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये विजय स्तंभ मैंने यहाँ पूरा लिख दिया। किसी को कोई डाउट इस पेज पे ऑनलाइन वालों क्या, अच्छा कोई कमेंट है सर देखना, अच्छा अच्छा किसी को नहीं है, वेरी गुड, समझ आ रहा है। फिर ऐसे अगर डाउट होते हैं ना तो पूछ लेते हैं बच्चे, मेरे को पता है। तो अगर हम बात करें तो जेता नापा पुंजा ने नापा था, जेता पुंजा ने नापा था, शिल्पी था, 90 लाख रुपए का था, 90 लाख में 9 मंजिल का चला था। तो अगर एक छोटी सी बात याद रखना दोस्तों कि जो इसकी तीसरी मंजिल है ना, इस तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, कि अल्लाह 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 लिखा हुआ है। किसके? विजय स्तंभ पे। मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं विजय स्तंभ को। वो एक पीछे पीछे वाला वो आवाज आई थी क्या, कुंभा को कहते हैं। जा रहे भैया आज बहुत ज्यादा भीड़ है, आप पानी पुनी पियोगे क्या? अरे कोई ना, 1 घंटे की क्लास है, बाद में पी लेना। देख मैंने भी नहीं पिया, मैं कब से बोल रहा हूँ, आप तो चुप चुप बैठे सुन तो रहे हो। तो सुनिए कि जो कुंभा का चल रहा था, कुंभा की बात करें, फिर इसने क्या किया कि अपने 40 से 48 तक एक मूर्ति कला का जो विश्वकोश कहते हैं विजय स्तंभ, वो पढ़ लिया। फिर बात करें 1446 को, 1446 ईस्वी, किसी बात करना 1446। तो 1446 में वापिस महमूद खिलजी ने, किसने? महमूद खिलजी ने, 1446 में महमूद खिलजी वही प्रथम था। इसने क्या किया कि मांडलगढ़ पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो मांडलगढ़ पे इसने आक्रमण कर दिया था 1446 को। महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पे आक्रमण कर दिया, मांडलगढ़ दुर्ग पे आक्रमण कर दिया। तो इसने क्या किया कुंभा ने कि एक काम करो थे 10 लाख टका लो। कितनी? 10 लाख टका, आज का टाइम देड़ी है तो 10 लाख टका लो, ऐसे वापिस जाओ।
अब कुंभा के किने महमूद खिलजी ने, कुंभा ने महमूद खिलजी को 10 लाख टका देकर वापिस मालवा भेज दिया महमूद खिलजी को। कुंभा ने तो 1446 को महमूद खिलजी प्रथम ने मांडलगढ़ दुर्ग पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो इसने कुंभा ने 10 लाख टका देकर वापिस भेज दिया था। कटे भेज दियो भाई जी, वापिस का मालवा उड़ जा, क्या पंगा लिया मेरे साथ यही यार जेऊ के फिर मुंह करेगो फिक्को फिक्को सो, क्या करेगो मुंह करेगो फिक्को फिक्को सो ला दे किया ऐसे। तो महमूद खिलजी ने प्रथम ने युद्ध किया तो मांडलगढ़ 10 लाख टका देकर कुंभा ने इसको क्या कर दिया, वापिस भेज दिया था। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई, तो 10 लाख टका। फिर आगे हम बात करते हैं जब कुंभा का जो पुत्र था कौन सा, ये जो कुंभा का नहीं राव जोधा जब वहां से चला था काहुनी गांव चला गया। तो काहुनी गांव में जाने के बाद में इसने क्या किया, मंडोर पे 1453 को अधिकार कर लिया था। राव जोधा ने मारवाड़ का जो क्षेत्र था, मंडोर क्षेत्र था, उस पे राव जोधा ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। कब, 1453 में। और इसने एक संदेशा भेजा रानी को, किसको, हंसाबाई को, और कहा कि कुंभा की और मेरी क्या कर दो, संधि कर दो। तो हंसाबाई ने आवल बावल की संधि की थी। कौन सी, आवल बावल की संधि की थी। और इस संधि को कौन सी इस संधि की थी, और ये संधि करवाने वाली बाई थी, तो वो कौन बाई थी, हंसाबाई थी। थारम को ये क्या हंसाबाई बाई थे, थारो के नाम है तो हंसाबाई थी। तो इस हंसाबाई ने सोजत पाली को केंद्र बना दिया, और केंद्र बनाने के बाद में हंसाबाई ने 1453 ईस्वी को आवल बावल की संधि कर दी। और इस संधि में मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था। और वो संधि कौन सी थी, आवल बावल की संधि थी। और ये संधि करवाई थी तो इसमें एक शर्त रखी गई थी कि इधर तो मारवाड़ का कौन था, जोधा था, और जोधा की पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था, श्रृंगारी देवी। और इस मेवाड़ के अंदर कुंभा का बेटा था रायमल। और इन दोनों के हो गयो विवाह हो गयो, इन दोनों का क्या हो गया, ब्याह हो गया, संधि में ब्याह हो गया। ठीक है, आवल बावल की संधि में ब्याह हो गया था किसका, एक श्रृंगारी देवी का ब्याह हो गया था किसके, रायमल के साथ। कुंभा का बेटा रायमल था। और इस श्रृंगारी देवी ने चित्तौड़गढ़ में जाकर घोसुंडी बावड़ी बना दी थी। कौन सी बावड़ी बनाई थी, घोसुंडी बावड़ी बनाई थी, घोसुंडी बावड़ी बनाई थी। बावड़ी नहीं होता, ये बावड़ी बनाई थी। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मांडलगढ़। अच्छा यहाँ था क्या, 1453 को आवल बावली की संधि में सोजत पाली को केंद्र बनाया गया था। हंसाबाई ने संधि कराई थी। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था। और उसके बाद में बात करें तो जोधा ने अपनी श्रृंगारी देवी का विवाह रायमल से करवाया था। मैंने ये एक बात कही थी कि आवल बावल में जोधा ने श्रृंगार दिया था रायमल को। एक लाइन में याद रख लेना, आवल बावल संधि याद हो जाएगी। ठीक, तो उसके बाद में अगर हम बात करें फिर आगे, एक बार इसका आप फोटो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 1453 के बाद चलेंगे अब 1456 में। हाँ चलते हैं। तो 1456 की बात करें, समझावा है नहीं पीछे, बहुत मेहनती होते, बहुत होशियार हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए 1456 को छप्पानेर नहीं चंपानेर, यानी 56 को छप्पानेर नहीं चंपानेर। 4 और 5 6, 4 5 6, 1 4 5 6 6 से चंपानेर, यानी 1456 को चंपानेर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, चंपानेर की संधि हुई थी। हाँ बता दूं, इस संधि में गुजरात और मालवा इन दोनों के थे। एक तो गुजरात का था कुतुबुद्दीन शाह, और मालवा का वही बंदा एक ही महमूद खिलजी प्रथम था। और गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह था और मालवा का महमूद खिलजी था। इन दोनों ने शर्त रखी कि इन दोनों ने एक संधि कर ली थी
कि इकट्ठे हो गए थे कि क्या करें, कि अपने क्या करें कि मेवाड़ का जो महाराणा कुंभ है ना उसको हरा देंगे, उसको मार देंगे और मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे, यानी आधा तेरा भाग हो जाएगा, आधा मेरा भाग हो जाएगा। ये बात किसने की थी? कुतुबुद्दीन शाह ने की थी महमूद खिलजी को, तो खिलजी राजी हो गया था। फिर इसने क्या किया, कुंभा ने क्या किया, कुंभा तो कुंभा था, इन दोनों की संधि को असफल कर दिया था। कुंभा ने इस संधि को असफल कर दिया था। असफल करने के बाद में इसने क्या किया कि 1457 को, एक एक सन की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से, एक एक सन, यानी 1457 को इसने क्या किया, बदनौर के युद्ध में, बदनौर के युद्ध में, बदनौर के युद्ध में इसने क्या किया कि दोनों को हरा दिया था, दोनों को हराया था। किस किस को हराया था, कोई बता सकता है? हाँ भाई, वेरी गुड, यानी कुतुबुद्दीन शाह को और महमूद खिलजी को दोनों को हरा दिया था। किसने? राणा कुंभा ने हराया था, राणा कुंभा ने हराया था दोनों को। और हराने के बाद में महमूद ने बदनौर में इसने कुशाला माता का मंदिर बनाया था। कुंभा ने कुशाला माता का मंदिर बनवाया था। और ये मंदिर कहाँ बनाया था, ये बात करें तो बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता है, वहां पे इसने बना दिया था महाराणा कुंभा ने। फिर अगर हम बात करें कुंभा की 56 की बात, तो ये इसका एक बार आप 56 का 57 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इतिहास में। यानी 56 में संधि की थी, 57 को बदनौर के युद्ध, और इस बदनौर के युद्ध में दोनों को हराया था। तो बै से बदनौर, बै से बंदा नहीं था, बंदे को हराया था, बंदा ने बंदों को हराया था। तो बै से बंदों को हराया था, दो बंदे थे महमूद खिलजी। 6 से चंपानेर नहीं, चंपानेर 4-5, और 1-4-5-7 को क्या हुआ, बदनौर का युद्ध हुआ। और 1-4-5-6 को क्या हुआ, संधि हुई थी दो दोनों के बीच। ठीक, तो हम बात करें 56 तक हो गया। यानी इसके बाद में अगर हम बात करें कि एक दिन ऐसा आया था, कभी किसी के दिन नया आए, वो कहते हैं यानी कि गाँव में कई तरह का हो रहे का दिन किंग ना है, मतलब एक दिन ऐसा भी आया था, कुंभा को एक रोग लग गया था, और रोग का नाम था उन्मादी रोग। कौन सा रोग? उन्मादी रोग हो, तो वो उन्मादी रोग लाग गयो किंग है, कुंभा गए। ठीक है, तो बाइकिंग लग गयो, कुंभा लग गयो, कुछ रोग है उन्मादी रोग। तो उन्मादी रोग लग गया, तो एक दिन क्या कर रहा था कुंभा, मामा देव, कौन सा? मामा देव मंदिर के पास में मामा देव कुंड बना हुआ है, मामा देव कुंड। इस मामा देव कुंड के पास में ये जो कुंभा था ये खड़ा था, यानी खड़ा था। तो एक इसका पुत्र था जिसका नाम आता है उद्दा। क्या नाम आता है? उद्दा। इस उद्दा ने धकेल दिया था मामा देव कुंड में, और इसी धकेलने के कारण कुंभा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कुंभा की मृत्यु हो गई थी, मैं से मृत्यु हो गई थी, उद्दा ने की थी। इसे मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं उद्दा को। फिर उद्दा मेवाड़ का पितृहंता बन गया। एक दिन ऐसा भी आया, कौन सा आया भाई, कोई बता सकता है? अच्छा, 1473 ईस्वी को, 1473 ईस्वी को जो ऊपर बिजली कड़कती है ना, वो नाराज हो गई थी उद्दा से, क्योंकि कहते हैं आपका पापा की हत्या करी, अब देख मैं मारूं तने। तो इतिहासकारों ने कहा है कि 1473 को बिजली नाराज हो गई थी, वो ऊपर वाली बिजली जो कड़कती है ना, तो वो उद्दा के ऊपर बिजली गिरने से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी 1473 को, किसकी? उद्दा की। और मेवाड़ का अगला राजा बनेगा तो वो कौन बनेगा फिर? रायमल बनेगा। कौन बनेगा? रायमल में बनेगा मेवाड़ का अगला राजा। तो मेवाड़ का पितृहंता किसको कहते हैं? उद्दा को। उद्दा ने हत्या की थी किसके? अपने पिता कुंभा की। कहाँ? मामा देव कुंड में की थी। ठीक है, ये बात हमने लिख ली थी। एक हमने पढ़ा था एकलिंग महात्म्य, कौन सा पढ़ा था? एकलिंग महात्म्य पढ़ा था, और एकलिंग महात्म्य लिखने वाला बंदा था, तो वो बंदा था कान्हा व्यास। कौन था? महात्म्य, एकलिंग महात्म्य लिखने वाला बंदा था कान्हा व्यास।
और कान्हा व्यास की बात करें तो इस एकलिंग महात्म्य के अंदर ये जो पहला राजवर्णन लिखा हुआ है ना, जो पहला भाग राजवर्णन है, जो राजवर्णन लिखा हुआ है पहला भाग, ये कुंभा ने लिखा था। किसने लिखा था? कुंभा ने लिखा था। जो राजवर्णन लिखा हुआ है ना, ये कुंभा ने लिखा था। अगर मैं आपसे एक सॉरी मांगना चाहूंगा ऑनलाइन वालों से कि आपने मेरा 2 नंबर भाग देखा था, उसमें कुछ का कमेंट ये आया कि सर वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, तो मैं उनसे ये मांगना चाहूंगा सॉरी, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उस समय उन्होंने जो टेक्निकल टीम का जो बंदा था वो एक छुट्टी पे गया था, क्यों अब शादी का माहौल चल रहा है। वो दूसरा बंदा बैठा था, उसने क्या किया कि थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दी, क्योंकि वो दूसरों टीचरों की क्वालिटी बढ़ा देता ना, उसी समय मेरी थोड़ी सी उसने कम कर दी थी, क्योंकि क्या चल ठीक है साफ आएगा सर, तो वैसे ही बड़े बड़े लिखते हैं क्या। तो मैं सॉरी मांगना चाहूंगा यूट्यूब वालों से, आज कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आज के बाद, ठीक है। तो हाँ, आगे चल रहे थे अपने कहा कान्हा व्यास। तो कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य लिखा है, इसका जो पहला भाग राजवर्णन लिखा हुआ है, इस राजवर्णन के अंदर कुंभा ने राजवर्णन लिखा था। पहला भाग जो कुंभा ने राजवर्णन लिखा था, ठीक है। ये था अपना कुंभा। इसके बाद में अपना छोटा सा टॉपिक रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग, वो लिख लेते हैं। तो इसके बाद एक बार आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, कुंभा के दरबार में कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे, ठीक है। भाई जी पीछे आवाज ना करो, कोई बात को नहीं, बस थोड़ी सी हो रही है, बस क्लास थोड़ी सी हो रही है। कुंभ आज कंप्लीट करवा के जाएंगे पूरा, ठीक। कुंभ आज पूरा कंप्लीट करवाएंगे, यानी ध्यान रखना। क्या कहा? अच्छा, ठीक। तो आगे बात करते हैं कुंभा की। कुंभा के दरबार में कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। तो अगर हम बात करें इनके जो गुरु थे, इनके जो गुरु थे उनका नाम आता है हीरानंद। क्या नाम आता है? हीरानंद आता है। और इनके जो संगीत गुरु थे, इनके जो संगीत गुरु थे, संगीत गुरु थे जिनका नाम आता है, उनका क्या नाम आता है? संगीत गुरु थे जिनका नाम आता है सारंग व्यास। क्या नाम आता है? सारंग व्यास। इनके जो संगीत गुरु थे जिनका नाम आता है सारंग व्यास। और ये क्या कहते हैं? सारंग व्यास, सारंग व्यास, सारंग व्यास आता है। और हम बात करते हैं सारंग व्यास की, तो सारंग व्यास ने वीणा वादन सिखाया था, यानी ये वीणा वादन में माहिर था, वीणा वादन सिखाया था। महाराणा कुंभा की एक छोटी सी बात रह गई थी वो, और अभी मैं बता देता हूं कि इसने 108 उपाधियां धारण की थी। अपने मेन उपाधि की धारण की बात करते हैं तो पहली थी इसकी अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी थी? अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। दूसरी थी हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। तीसरी थी राणो रासो, राणो रासो। एक थी राणो राय। और उसके बाद में अगर हम बात करें राणो रासो, राणो राय, हाल गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु। उसके बाद में बात करते हैं शेर गुरु। उसके बाद में बात करते हैं अश्वपति। उसके बाद में नरपति, गजपति। एक बार मैं लिख रही हूँ फिर सारी बता दूंगा, टेंशन आ जाते। अश्वपति, नरपति, गजपति, वीणावादन। और उसके बाद में नाटक राजकर्ता। उसके बाद में आती है नाटक राजकर्ता, वीणावादन, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। अब देखो, यानी संगीतों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं हिंदू सुल्तान। तो मुस्लिम शासक, मुस्लिम ने कहा था, क्योंकि हिंदुओं में सबसे बड़ा राजा होने के कारण हिंदू सुल्तान कहते हैं। इनको तो राणो रासो कहते हैं, राणो राय कहते हैं। यानी गिरी दुर्ग बनाने के कारण, सबसे ज्यादा गिरी दुर्ग बनाने के कारण हाल गुरु कहते हैं। छापा मार पद्धति में सबसे गुण होने के कारण छाप गुरु कहते हैं। चाप गुरु धनुर्ध विद्या में, धनुर्ध विद्या में, धनुर्ध विद्या में, धनुर्ध विद्या में क्या होता है? प्रांगत था, सबसे अच्छा था, तो इसे चाप गुरु कहते हैं।
शैल गुरु कहते हैं इसको। अश्वपति यानी मतलब घोड़ों में सबसे पहले आगे आगे था तो बंदा था महाराणा कुंभा। अश्वपति। नरपति कहते हैं, गजपति हाथियों में था, सबसे अच्छा वीणा बजाता था, वीणा वादन कहते हैं। नाटक राज करता था, सबसे ज्यादा नाटक लिखे थे, राज करता था, महाराजा धीराज था। ये उपाधि आती है किसकी? कुंभा की। किसकी आती है? कुंभा की आती है। अगर हम बात करें इसके गुरु का नाम हीरानंद था और इसके सारंग व्यास तो संगीत गुरु थे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चले फिर। कुंभा ने कुछ ग्रंथ लिखे थे, हमने पढ़ा कि इसके इसे नाटक राजकर्ता कहते हैं, इसको तो अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। इसने कुछ ग्रंथ लिखे थे, किसने? कुंभा ने। तो उन कुंभा के ग्रंथों की हम व्याख्या कर लेते हैं अभी। कुंभा ने, देखिए सुनिए, कुंभा के ग्रंथ लिख लेना अभी। कुंभा के ग्रंथ की बात करें तो इसने लिखा संगीत राज। कौन सा लिखा था? संगीत राज। फिर एक लिखा था संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा। किसी किसी लिखियो संगीत राज, संगीत मीमांसा। ठीक है, पीछे थे बताओ, क्यों भूल गया? संगीत राज, संगीत मीमांसा। ठीक है, संगीत सार, संगीत सार। फिर हम बात करते हैं इसने इसने जो कितने संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सार लिखा था। फिर नाट्य रत्न कोश लिखा था। किसी लिखो भाई जी? नाट्य रत्न कोश। मैं बोलूँ सक बोल नहीं, नाट्य रत्न कोश। ठीक है, ये किसने लिखे थे? कुंभा ने लिखे थे। नाट्य मतलब नाटक राज करता था, वीणा वादन था। वीणा किस में आती है? वाद्य में आती है, तो याद रखना वाद्य रत्न कोश लिखा था। वाद्य रत्न कोश लिखा था। यानी नाटक राजकर्ता, संगीत मीमांसा, ये सब किसने लिखे थे? कुंभा ने लिखे थे। और कुंभा ने एक टिक्का लिखी थी गीत गोविंद पे। गीत गोविंद पे टिक्का लिखी थी। टिक्का इस तरह नहीं होता, गीत गोविंद ने इसने टिक्का लिखी थी। इस टिक्का पे इसने कौन सी टिक्का लिखी थी? रसिक प्रिया। गीत गोविंद पे टिक्का लिखी थी जिसका नाम आता है रसिक प्रिया। और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। क्या नाम था दोस्तों? रमाबाई। पीछे दिखा नहीं, नीचे लिखूं रमाबाई था। उस रमाबाई को कहते हैं विदुषी बागेश्वरी। विदुषी वागीश्वरी महिला। रमाबाई किसकी पुत्री थी? कुंभा की। कुंभ की एक ही पुत्री थी जिसको कहते हैं इतिहास में विदुषी वागेश्वरी महिला कहते हैं। और फिर हम बात करते हैं इसका, एक बार आप स्क्रीन फोटो ले लो, फिर इसके आगे बात करते हैं। वो एक पीछे के क्या भाई सर जी घंटों हो गयो क्या? अरे कोई नहीं, तो फिर क्या है, पूरो एक अपन करवा के जाऊंगे नहीं। अच्छा थारी आगे क्लास है ये? अल्लाह कोई नहीं, अब बस थोड़ो सा अब तो कितो करी है। तो बात करते हैं इसकी, जो इसकी एक पुत्री थी रमाबाई, जिसे विदुषी क्या कहते हैं? विदुषी वागेश्वरी महिला कहते हैं। फिर अगर अगर हम बात करते हैं इसके गुरु सारंग देव थे, और संगीत गुरु सारंग देव थे, तो सीधे गुरु के नाम हीरानंद था। इसने 1443 से लेके 1459 तक एक दुर्ग का निर्माण किया था। इस दुर्ग का नाम था कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग को ही कहते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग को ही अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में बनाया था। कुंभल देवी की याद में बनाया था, याद में बनाया था। वो दुर्ग कौन सा था? कुंभलगढ़ दुर्ग था। और ये बनाया था 1443 से 1459 में। और इसकी जो परकोटा है कुंभलगढ़ दुर्ग का, पैसे परकोटा 36 किलोमीटर। परकोटा 36 किलोमीटर है। और इस 36 किलोमीटर परकोटा है, इसको तो चीन की दीवार के समतुल्य बताया है। चीन की दीवार के समतुल्य बताया गया है। और अगर हम बात करें समतुल्य,
अरे बता दे करो नहीं कैसे ही कौन लिखो। समतुल्य बताया गया है और भारत की महान दीवार बताई गई है। भारत की महान दीवार बताई गई है किसको? कुंभलगढ़ दुर्ग को। सबसे चीन की दीवार के समतुल्य भारत की महान दीवार बताई गई है इस कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है जिसको कहते हैं कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा? कटारगढ़ दुर्ग। और इस कटारगढ़ दुर्ग में ही बादल महल बना हुआ है और इसी बादल महल में दो कक्ष है। एक कक्ष का नाम है जनाना और एक कक्ष का नाम है मर्दाना। और इस जनाने कक्ष के अंदर वो ही एक छोटा सा जगह है था जूही। और इसी में जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म होता है। किस महल में? बादल महल में। कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही। ठीक है, अगर हम आगे बात करें किसकी? कटारगढ़ दुर्ग की या बादल महल या कुंभलगढ़ दुर्ग की। इस कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाने वाला बंदा था जिसका नाम था मंडन। क्या नाम था दोस्तों? मंडन था। मैं से मंडन पंडित था। मैं से मंडन तो पंडित था। मैं से मंडन पंडित था। वो कहाँ से आया था? गुजरात से आया था। और इसने कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। तो कौन था? मंडन था। इस मंडन ने 5 ग्रंथ लिखे थे। मैं बता दूं, इसने लिखा था रूपमंडन। कौन सा मंडन लिखा था बताइए? रूपमंडन। एक लिखा था वास्तुमंडन। वास्तुमंडन लिखा था। और इसने सैगुण मंडन लिखा था। एक देव मंडन लिखा था, एक राजवल्लभ लिखा था। यानी सैगुण मंडन लिखा था, सैगुण मंडन। और इसने राजवल्लभ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखे थे? राजवल्लभ ग्रंथ लिखे थे। मंडन का एक पुत्र था जिसका नाम था नाथा। और नाथा ने लिखा था वास्तुमंजरी। क्या लिखा था? वास्तुमंजरी लिखा था। ये मंडन ने तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था और निर्माण किया था। किसने? महाराणा कुंभा ने 1443 से लेके 1459 तक। और 1459 में मारवाड़ के अंदर जोधपुर शहर बसाया था महाराणा जोधा ने। और अगर हम बात करें इसके कुछ दुर्गों की तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद ले लिया तो उसके बाद में चलते हैं अपने किसकी बात करते हैं। इसने कुछ दुर्ग बनाए थे छोटे छोटे। एक आता है बसंतीगढ़ दुर्ग। महाराणा कुंभा ने बसंतीगढ़ दुर्ग बनाया था जो सिरोही में पड़ता है। एक बनाया था अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? अचलगढ़ दुर्ग बनायो। ठीक है, किसी दुर्ग बनायो? अचलगढ़ दुर्ग बनायो। अचलगढ़ दुर्ग ठहरे भैया भाईजी थाने पूछूं सिरोही में। वाह यार होशियार है छोरो, पहली बार पढ़ेगी। अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक है देखो, ठीक। तो अचलगढ़ दुर्ग बनाया था। और इसने बोमट का दुर्ग बनाया था। कौन सा? बोमट का दुर्ग बनाया था। और अगर हम बात करें तो इसी ने बेराट का दुर्ग बनाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने। अरे सुनोगे, कुंभा थारो कंप्लीट हो गयो, ठंडा लग्यो। और क्या गुरुजी मेरे सारो याद हो गयो। वेरी गुड। अरे सुनो, ये था अपना महाराणा कुंभा जिसको कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था 1443 से लेकर 1459 के बीच में। कुंभल देवी की याद में, देखो पत्नी की याद में वो कुंभलगढ़ दुर्ग बना गयो। भाई जी थे बना छोगे हर पत्नी की याद में थारू बनाया को नहीं, वो खाड़े के ऊपर वो यहाँ की लगाई करे नहीं। इस खाड़े का निर्माण किया था इसने। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभल देवी की याद में बनाया था। कल मैं सभी से कुंभा के बारे में एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक एक को खड़ा करके। अगर किसी ने नहीं सुनाया तो यहाँ आगे आके डंडे से मारूंगा मैं। पड़ेगी देख लो कल, क्योंकि आज पूरा बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पानी पिए मैंने कुंभा पूरा पढ़ा दिया आपको। और आज पूरा कुंभा याद होना चाहिए। और आज ये महाराणा कुंभा अपना इसी के साथ संपन्न करता हूं मैं। और कोई इसमें कुछ छोटी मोटी बात रहेगी तो मैंने सारी बात बता दी कि छोटी मोटी रहेगी किसी भाई बागड़ी में बताइए, भाई थाने बताइए। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। तो सभी दोस्तों को मेरा यहीं लिट के धन्यवाद और लिट के प्रणाम। और खाओ पियो ऐश करो।
बढ़िया, सभी दोस्तों को धन्यवाद भाई।